नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से मुमताज अहमद पटेल। गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद एक दौर ऐसा था जब कांग्रेस की साख और भूमिका तैयार करने में अहमद पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज उनकी विरासत को संभाल रही हैं मुमताज अहमद पटेल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू, शुक्रिया। मैम, जो परिणाम इस बार के इलेक्शन में आए हैं, कांग्रेस से उम्मीद ये किसी ने नहीं की थी कि शायद कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी को नेक टू नेक फाइट देने में और टक्कर देने में इस बार कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो इस बार 400 पार का नारा बीजेपी का था वो तो बीजेपी टच नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद थी कि क्या 52 या 100 सीटें लेकर आएंगी, लेकिन 200 पार इस बार कांग्रेस पहुंची है। आपको कैसा लग रहा है और लोकतंत्र के लिए ये कैसा संदेश जाएगा? सबसे पहले तो लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जीत है। जी बेशक जो हमारे हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं आज भी पूछ रहे हैं कि भाई किस बात का जश्न मना रहे हैं आप। आपकी तो 100 सीटें आई हैं, आप लोगों की तो बीजेपी की 240 से भी कम अलायंस की सीटें आई हैं। पर जो अब एक बराबरी का टक्कर दिखेगा ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में, ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की देश को ज़रूरत थी और ये जो जीत हुई है ये जीत का जश्न हम मना रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र जो है अभी भी जिंदा है। इसी को बचाने के लिए, इसी संविधान को बचाने के लिए एक लड़ाई राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी थी। इतनी सारी पार्टियां मिलके साथ में आई थी क्योंकि एक ही मकसद था और मकसद मोदी जी को हराने का नहीं था। मकसद था देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। और आज दिखा है कि आखिर में जनता जनार्दन, जो मोदी वेव था, जो मोदी जी की एक इनविंसिबल इमेज थी, एक जो परसेप्शन था वो शैटर हुआ और जीत इस बात की थी कि इनके पास सरकार थी, सत्ता, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पैसा, जोर, मसल, पावर, जो भी कहे, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सिंपल मेजॉरिटी नहीं हासिल करी और 400 पार तो बहुत दूर की बात है, आपने 300 पार भी नहीं किया। अच्छा, यानी आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में अगर पक्ष की ओर से मुद्दा रखा जाएगा तो विपक्ष के पास पूरा पूरा जवाब होगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बिल्ड हो जाता है। ये भी जानना चाहूंगी मुमताज जी आपसे, देखिए गुजरात की जब हम बात करते हैं, बेशक एक दौर रहा था जब अहमद पटेल जी ने अपनी बैकफुट से रहकर कांग्रेस के लिए जो भूमिका तैयार की, उन्होंने जो मेहनत तैयार की थी और उस दौरान कांग्रेस को एक पावर उन्होंने दिलाने में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई, योगदान भी दिया। अगर आज की स्थिति की हम बात करते हैं तो जब जब गुजरात का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, तमाम एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि बीजेपी गुजरात में सभी सीटें जीतेंगी, लेकिन परिणाम ने ये बता दिया लोगों को कि अगर आपको किसी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको कहीं ना कहीं जनता जवाब जरूर देती है। जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि आपने गुजरात की बात करी, तो एक आदत सी पड़ गई थी। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक तो ये कहा जाता था कि अहमद पटेल मिले हुए थे मोदी जी से, तभी गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं आती थी। पर एक दौर था, एक ज़माना था कि 11-12 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतती थी। ये पिछले 10 वर्ष में हुआ था कि एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। पर बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारी केनी बेन है बनासकांठा से, मोदी जी की हैट्रिक नहीं हुई गुजरात में। 26 में से एक सीट हमारी कांग्रेस पार्टी ने जीती है और बूंद बूंद से बनता है सागर, छोटे छोटे स्टेप्स। तो ये जो रिवाइवल है, और बहुत सारी ऐसी सीटें रही हैं जहां पे कांटे की टक्कर दी गई है। मैं जमीन पे बहुत वक्त से गुजरात में थी, लोग परेशान हैं पर लोग डरते हैं। अच्छा, किस तरह की परेशानी है जो समाधान नहीं हो पा रहा है लेकिन बावजूद इसके लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं? क्या परेशानी है? बेसिक फिर रिपीट करती हूँ, रिपीट हर चैनल पे करती हूँ, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी। जाइए देखिए अंदर के गांव-गांव में, बल्कि छोटे शहरों में भी आपको असली गुजरात मॉडल नजर आ जाएगा। रही बात बाकी जो आप पूछ रहे हैं, आपने हाल ही में देखा राजकोट में क्या हुआ, इतनी बड़ी जो गेमिंग सेंटर पे आग लगी। पिछली बार आपने देखा था मोरबी ब्रिज में क्या हुआ। आज पढ़ रही थी कहीं न्यूज़पेपर में कि अब गुजरात में जो अफसर हैं
और जो लोग हैं ब्राइब लेते हैं ईएमआई में, रिश्वत ले रहे हैं ईएमआई में। अच्छा। तो आप सोचिए कि रिश्वत जो बार बार बोलते हैं ना, मोदी सरकार बोल रही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ये है वो है। सबसे बड़ा तो जीता जागता एग्जाम्पल गुजरात में है कि आप देखिए किस तरह का हाल है, क्यों सड़कें इतनी बिगड़ी हुई हैं, क्यों इस तरह के फायर सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, क्यों मोरबी जैसा ब्रिज टूटा, भ्रष्टाचारी की वजह से टूटा। और अकाउंटेबिलिटी किसकी है? किसी की नहीं है। गुजरात में सरकार है कहाँ? यहाँ से रिमोट कंट्रोल होके चलती है सरकार, वहाँ तो बस जो बोल रहे। रही बात जो आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल मोदी जी थे, इस वजह से आप किसी को भी टिकट दे दें वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वो अपने दम पर अपने नाम पे लड़ते नहीं हैं। जब वो अपने दम पर अपने नाम पे नहीं लड़ते हैं कि भाई मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, तो अब मोदी जी आके तो आपकी सड़क नहीं बनाने वाले हैं, मोदी जी आके आपका नाला तो नहीं साफ करने वाले हैं, मोदी जी आपके बच्चे को तो वहाँ पे नौकरी नहीं दिलाने वाले हैं। तो लोग कुछ वक्त तक भटक गए थे और भूल गए थे कि लोकल मुद्दे हैं, उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी। अब शायद जागरूक हो रहे हैं। तो हमने तो अब जहां जहां गए हमने सबको यही समझाया कि भाई आप अपना लोकल कैंडिडेट देखिए उसने आपके लिए क्या किया, कुछ नहीं कर पाया तो किसी और को मौका दीजिए। ये मत देखिए कि दिल्ली में कौन बैठा है, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे हैं वो देश की 540 ऊपर की कॉन्स्टिट्यूंसी को हर जगह संभाल नहीं सकते हैं। लोकल, वोकल फॉर लोकल कैंडिडेट देखिए और उस पे जिस पे भरोसा कर सकते हैं उसके लिए वोट करिए। कहीं ना कहीं, सॉरी मैं कंप्लीट कर जाऊंगी, कंप्लेसेंसी इसलिए आई क्योंकि भाजपा से जो भी थे वो सोचते थे भाई मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, 5 साल काम करने की जरूरत ही क्या है। तो इसीलिए कोई बॉदर नहीं करता था, वो जीत के यहाँ पे बस बैठते थे, पावर एंजॉय करते थे। पर अब उसका असर आपको 10 साल बाद लोगों के आक्रोश में, गुस्से में, तकलीफों में दिख रहा है। कांग्रेस की एक सीट पर जीत ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या चाहिए और कहाँ हमें चुनना चाहिए, वोट कहाँ दें। बिल्कुल। मुमताज जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैंने खुद भी देखा था कि भरूच सीट को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी रही। इंडिया अलायंस ने वो सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की शिकायत ये सामने आई कि अगर आपने मेहनत की होती, कांग्रेस ने मेहनत की होती, तो हो सकता था कि इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते अगर साथी हाथ बढ़ाना, अगर ये एजेंडा वहां पे होता तो वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती थी। देखिए, भरूच की बात करूंगी तो 2 सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी को अलायंस में गई। अनफॉर्चुनेटली दोनों सीट पे इस वक्त भाजपा जीती है, आम आदमी पार्टी हार गई। स्टेट कांग्रेस जो है उनका पूरा समर्थन रहा है। भरूच की मैं बात करूं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका पूरा समर्थन रहा है। चुनाव से 6-7 महीने पहले से मैं ज़मीन पे काम कर रही थी। अगर आज आप देखेंगे वोट परसेंटेज और आप मार्जिन देखेंगे तो 80 या 85,000 से हमारे चेतर भाई आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो हारे हैं। जितना भी कांग्रेस का वोट है ज़्यादातर ट्रांसलेट हुआ है। मेरे पिता के गांव, हमारे खुद के गांव के जो 4 बूथ हैं, फुल सपोर्ट मिला है। मैं तो सिर्फ छोटे लेवल पे भी बात कर रही हूँ। जो काम मैंने ज़मीन पे 6 महीने पहले चालू किया था वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा था। रही बात मेरी, तो अगर मैं मेहनत की जो बात कर रही हूँ, मैंने मेहनत ज़रूर करी, पर मैंने मेहनत जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने भेजा वहाँ वहाँ करी। मैंने अपनी पार्टी के लिए पूरी शिद्दत से काम किया। अगर आम आदमी पार्टी मुझे भरूच में बुलाती और कहती आइए हमारे साथ काम कीजिए, तो मैं जरूर वहां पे भी जाती। यानी आपको बुलाया नहीं? पर मुझे किसी ने बुलाया नहीं, शायद उनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो स्ट्रांग थे, इसी वजह से उनको टिकट मिली। वहां से आम आदमी पार्टी को वहां पे चुना गया अलायंस में सीट देने के लिए, तो शायद उनको नहीं जरूरत पड़ी होगी। तो आज अगर ये कहना कि मैंने मेहनत करनी चाहिए थी, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि भाई आम आदमी पार्टी के भी जितने और नेता थे, संदीप सिंह जी थे, सुनीता केजरीवाल जी आई थी, सब आए थे, तो वो आनंद की सीट या वलसाड की सीट या बाकी सीटों पर तो नहीं प्रचार कर रहे थे ना, वो अपनी सीट भरूच भावनगर में कर रहे थे। उसी तरीके से हम हमारी कांग्रेस पार्टी की सीटों पे कर रहे थे। अब दिल्ली में ही देख लीजिए, आप क्या ब्लेम कर सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वजह से हारी? सब अपनी अपनी सीट पे मेहनत कर रहे थे। तो आज ये कहना कि मैंने मेहनत करी होती, भाई अगर इतनी स्ट्रांग मैं होती तो मैं ही लड़ लेती ना वो सीट, कांग्रेस ही लड़ती। आम आदमी पार्टी ज्यादा अगर स्ट्रांग दिख रही थी तभी उनको सीट दिया गया ना अलायंस में। तो क्या आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लीडर्स थे
उनकी कमी रही, शायद उन्हें समझना चाहिए था कि ग्राउंड लेवल पर अगर वहां पर जो कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों या आप हों या आपका परिवार हो, अगर मेहनत की गई है तो वो सीट कांग्रेस को ही दी जानी चाहिए थी एज कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन तो मैं पिछले 6 महीने से हर चैनल पे इसी बात को बोलती जा रही हूँ कि ये ट्रेडिशनल कांग्रेस और बीजेपी की सीट रही है। तो यहाँ पे अलायंस भी अगर हो तो अलायंस में कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए था। आजू बाजू के अच्छे ट्राइबल सीट्स थे हमारे पास, रिजर्व सीट्स थे जहाँ पे लड़ सकती थी आम आदमी पार्टी। पर अब जो निर्णय सेंटर ने लिया वो कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद उनको लगा होगा कि आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, तो इसीलिए, और आम आदमी पार्टी स्ट्रांग थी तभी शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुमताज़ को बुलाएं या किसी और को बुलाएं, और उन्होंने खुद ही प्रचार किया वहाँ पे। अच्छा मुमताज जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 सीटें ही जीत पाई है इस बार, वो भी अलायंस में नहीं। हाँ बिल्कुल। और जब आम आदमी पार्टी से कहा गया कि इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते पंजाब में सीट शेयर की जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर सीट नहीं शेयर की, कॉन्फिडेंस था उन्हें कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप अभी की स्थिति देखते हैं तो 99 सीटें कांग्रेस ने फिर भी जीत लिया, आम आदमी पार्टी तो उतना बेहतर प्रदर्शन कर भी नहीं पाई। तो इंडिया अलायंस का जिस तरीके से ये गठजोड़ हुआ और उसके बाद सीटों का जो समीकरण बैठा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ आकर सीट शेयर करना ये कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा था। नहीं, देखिए, जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज थी, चाहे जो भी पास्ट हिस्ट्री रही होगी, एक कॉमन मकसद के साथ साथ में आई थी। और वही वापस कह रही हूँ कि ये कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, ये कोई मकसद नहीं था। मकसद मेन यही था कि हम जो तानाशाही देख रहे थे उसको कहीं ना कहीं रोके, लोकतंत्र को बचा सकते हैं तो बचाएं, एक मजबूत आवाज साथ में मिलके बने कि जनता को भी लगे कि आपके पास दूसरी चॉइसेस हैं। एक नैरेटिव बन गया था, इफ नॉट मोदी हु, टीना फैक्टर जो बोलते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, राइट। और पार्लियामेंट में जब आप जाएं तो क्योंकि ऑपोजिशन के पास 80-90 सीटें थी, आपकी माइक बंद कर दी जाती थी, आपको सस्पेंड कर दिया जाता था, आपको बोलने नहीं दिया जाता था। वहां बोल रहे हैं 350-400 लोग, तो आपकी आवाज कहां से आएगी? अब मजा आएगा पार्लियामेंट में जब बराबरी का टक्कर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, बिल्कुल आवाज भी उठ पाएगी और शायद मुझे लगता है कि हर सवाल का जवाब भी अब बेहतर तरीके से मिल पाएगा। बिल्कुल। देखिए, भरूच सीट पर एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को वो सीट दी गई, काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम ये सीट जीत लेंगे, लेकिन वैसा कुछ परिणाम नजर नहीं आया। क्या ये समझा जाए कि अगर एक साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी तो शायद साथ मिलके ही अगर चलते तो वहां पर परिणाम कुछ विपरीत होते? लेकिन जैसा आपने कहा कि आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया गया, एक बार पूछा भी नहीं गया कि आप आके हमारे साथ कैंपेन कीजिए या फिर हमारे साथ आप प्रचार कीजिए किसी तरह। नहीं, ये तो मेरी पर्सनल बात हुई ना, पर ऐसा नहीं है। जो पूरा संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, गांव गांव लेकर घूमे हैं। हमारा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है, इनफैक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को हमारे स्टेट यूनिट ने अभी अवार्ड दिया कि भाई बेस्ट लोकसभा परफॉर्मेंस, बेस्ट लोकसभा में इस डिस्ट्रिक्ट ने काम किया, और वो भी भरूच डिस्ट्रिक्ट ने, और किया उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम। हमने हमारे पूरी संगठन दी आपको, हमने हमारे सारे वोटर्स दिए आपको, हमने सारे हमारे वोटर्स को ला के बूथ पे वोट करवाया। साथ में मेरी पर्सनल बात करेंगे तो जो 6 महीने पहले से मैं तैयारी करी थी, तो उस तैयारी का भी जो रिजल्ट है वो आपको ही मिला ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरी कंट्रीब्यूशन रही। सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, चाहे कांग्रेस पार्टी ना लड़ी, अगर कांग्रेस पार्टी से मैं होती नहीं लड़ी, तो हमने इस बात की कोई बगावत नहीं करी, हमने किसी को रोका नहीं। हमारे जितने भी लोग थे सबने पूरी शिद्दत से आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, क्योंकि 1 या 2 असेंबली के अलावा आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस तो थी नहीं। 6-7 असेंबली हैं लोकसभा भरूच में, जिसमें से 6 असेंबली में आपकी डिपॉजिट जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की, एक ही में जो आप जीते थे। तो बाकी जो 6 जहां पे आपकी डिपॉजिट जब्त हुई थी, आज आपको कांग्रेस के ही वोट्स वहां मिले हैं ना। तो कांग्रेस ने तो पूरी मेहनत करी है आपके लिए, वरना और अच्छी टक्कर की फाइट दी। सिर्फ 85,000 से जीतना बड़ी बात है, हारना बड़ी बात है। गुजरात में मार्जिन आपने इतना कम किया, तो ये कांग्रेस के ही वोट्स हैं जो आपको मिले हैं। तो कांग्रेस, ये जो मार्जिन था वोटिंग का, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो क्या पर्सनली आपको ये लगता है कि अगर वहां पर कांग्रेस की ओर से कोई कैंडिडेट होता तो शायद परिणाम जो है वो बिल्कुल विपरीत होता, और शायद 1 नहीं 2 सीटों पर टक्कर बीजेपी को आप दे पाते? हो सकता, देखिए चुनाव है,
अब कुछ हार जीत तो कह नहीं सकते हैं, लोगों का क्या मूड बनता है क्या है। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ में मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती थी पर देख रही हूँ कि ज़मीन पे है, ये कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ना, यही देश को शायद खा रही है। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि भाई अच्छा कैंडिडेट देख लो आप समझ रहे हैं, वो चले जाते हैं जात पात धर्म इन चीज़ों पे अटक जाते हैं लोग, और जो इनकी इमोशनल भावुक हो जाते हैं, जो इनकी पर्सनल रीजंस हो जाते हैं, उसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। तो कह नहीं सकते कि ज़मीन पे उस टाइम पे क्या मूड था। रही बात, फिर से आऊँगी, ये भाजपा है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, जो उनका दबदबा है, उनका जो दबाव है, उनका जो एक पैसों की ताकत है, उस चीज़ के सामने लड़ना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी ये सबके सामने लड़के आज ये परिणाम आया है, इसी को हम हमारी जीत मानते हैं। अच्छा मुमताज जी, एक चीज और मैंने नोटिस की जो मुझे भी बड़ा मतलब अनोइंग लगा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में शामिल हो गए इस उम्मीद से कि बीजेपी में जाएंगे तो जीत तो निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो हैं, जो अब हार गए चुनाव, वो ये संदेश जरूर देते हैं कि अगर आप बीजेपी में ये सोच कर गए थे कांग्रेस को छोड़कर कि जीत होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इस बीच चर्चा ये भी उठी थी कि अगर बीजेपी में तमाम कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, छोड़कर मंत्री जा रहे हैं, तो आखिर मुमताज क्यों नहीं, बीजेपी में क्यों नहीं? देखिए, आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, मेन जो हमने सीखा है, हाँ, एक पॉलिटिकल राजनीतिक परिवार में बड़ी हुई हूँ, लेकिन हमारे पिता से यही सीखा है हमने कि एक विचारधारा होती है जिसकी वजह से आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो बाकी पार्टियों के साथ मेरी विचारधारा मैच नहीं करती है। रही बात, हाँ, काफ़ी दबाव आता था, लोग पूछते भी थे कि भाई टिकट नहीं मिली, तो ये टिकट कौन सी चीज़ है। मुझे इस बात से इरिटेशन, जो आपने बोला ना, गुस्सा भी आता है कि लोग मुझे कहते हैं अरे आप नाराज़ हैं, आपको टिकट नहीं मिली। आज कहना चाहूँगी टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कि मैंने मेरे घर में बचपन से सरपंच से लेकर पार्लियामेंट से लेकर हर तरह की टिकट तय होते देखा है। प्रधानमंत्री से लेकर कोalition सरकार से लेकर मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति, हर चीज़ की जो डिसीजन मेकिंग होती थी, हमारे घरों में मीटिंग होती थी। अगर आप ये सोचेंगे कि एक टिकट की वजह से मैं अपनी विचारधारा बदल दूं या मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं, तो ऐसी मेरी तरबियत नहीं है। रही बात बाकी लोगों की, तो पेशेंस नाम की चीज़ होती है। आप, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो सब कुछ आपको तैयार मिल जाएगा। एक परिवार होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, नाराज़गी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, पर हर छोटी बात पे आप बिखर नहीं सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगी, मेरी विचारधारा इंटैक्ट है और हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे। अच्छा, गुजरात की जब हम बात करते हैं, एक सीट कांग्रेस ने जीत ली, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक संदेश ये भी जरूर गया होगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर एक सीट कांग्रेस के पास जा सकती है परिवर्तन के लिए, उस क्षेत्र के लोग मूड बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे में आप गुजरात के लोगों को कांग्रेस के नजरिए से क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या ऐसा अलग कांग्रेस करेगी जो एक बीजेपी अब तक नहीं कर पाई, या फिर बीजेपी करती आई है लेकिन उनसे हटकर कांग्रेस पार्टी करेगी? गेनी बेन जो है ना, एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, और ये इलेक्शन, ये चुनाव उन्होंने क्राउड फंडिंग करके लड़ी है। वो भी सोचिए बीजेपी के सामने। पर जो विचारधारा है और जो एक सेवा की भावना उनकी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं शुक्र करती हूँ कि लोगों ने पहचाना कि ये जो सेवा की भाव है, ये साफ नियत से आए हैं। तो मैं यही वापस कहती हूँ कि मैं आशा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि लोग अब ये देखना शुरू करें कि भाई कौन किस नियत से आ रहा है। मैं फिर कहूँगी, आप राजनीति में आते हैं, आप जनता की सेवा करने आते हैं, आप उनका नेतृत्व इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनकी आवाज़ बने, ना ही कि आप वहाँ खड़े रहें और वो आपको भगवान समझ के आपके सामने झुके। बिल्कुल, यू आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम। वो आपको चुन के ला रहे हैं, एहसान उनका है आपके ऊपर। बिल्कुल, राइट, वो आपको सत्ता दे रहे हैं, वो आपको पावर दे रहे हैं। लोग जब ये समझना शुरू कर देंगे और इमोशनल होना बंद कर देंगे, ये कास्ट धर्म जाति ये वो, तो अपने आप जो है देश की हालत सुधरना शुरू हो जाएगी। अच्छे लोगों को आना चाहिए,
अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए कि वो पार्लियामेंट जैसी जगह में खड़े रह के हिंदुस्तान की आवाज़ बने और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए हिंदुस्तान के हित में सोचे, जनता के हित में सोचे। मुमताज जी, एक बचपन से ही एक कहावत आप सुनते आए होंगे कि जो हार जाएं, हारने के बाद भी जो जीत जाए लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, क्योंकि मोदी की गारंटी, ये बात की गई 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तमाम तरह की बातें हुई, बावजूद इसके हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बार वही कर दिखाया है, वही भूमिका अपने लिए तैयार की है। बेशक से कांग्रेस पार्टी जीत ना पाई हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर जगी होगी कि 10 साल बाद भी अगर जनता हम पे भरोसा कर रही है तो शायद इस बार ना सही, अगली बार लोकसभा चुनाव में हम कुछ और बेहतर कर पाए। तो क्या उसको लेकर जो आप विजन कह रही हैं, जिस विजन से, विचारधारा से आप प्रभावित हैं, आखिर क्या वो विचारधारा है जो लोगों को भी समझनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप समाज में जाएंगी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को लेकर एक गलत छवि अपने माइंड में रखते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस, जिस तरह पीएम मोदी ने भी कई बार रैलियों में बहुत बातों का जिक्र किया, मंगलसूत्र का जिक्र किया, प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, तो ऐसे में क्या विचारधारा है कांग्रेस की जिससे प्रभावित होने की जरूरत है लोगों को? बाय द टाइम कांग्रेस चेंज हुई है और जनता के लिए काम करना चाहती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बिल्कुल, और बनी थी आज़ादी से पहले, चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी, देश आज़ाद करने के लिए। उस वक्त जो जनता की डिमांड थी कि आज़ादी चाहिए, तो एक जनहित में पार्टी बनी थी और नेतृत्व किया था पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को, क्योंकि जनता अगर ज़मीन पे भी उतरती है तो लीड करने वाला कोई चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही विचारधारा से कांग्रेस पार्टी बनी थी। और जब पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में ना किसी का मंगलसूत्र लिया है, ना किसी की भैंस उठा के बगल वाले को दे दी है। तो ये सब बातें आप नेशनल प्लेटफॉर्म से, वो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, फिर कहूँगी शोभा नहीं देता है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की छवि आपने ख़राब कर दी। थोड़ी देर पहले हमने भ्रष्टाचार की बात करी, मैंने तो छोटा सा उदाहरण दिया कि EMI पे रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है ना। आपने सरकार बनाई अपनी 2G 3G पता नहीं कौन से स्कैम पे, किसी में भी अभी तक कोई इंडाइट नहीं हुआ है। आप राहुल गांधी जी को कहाँ फंसा पाए? आपने फंसाया कि भाई मान हानि का केस करके उनके क्रिमिनल केस किया। हाँ, इतने सारे ऐसे कांड हो चुके हैं भाजपा में, किसी के ऊपर क्रिमिनल केस नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार बता के, लोगों को गुमराह करके कांग्रेस पार्टी की एक छवि खराब करी, राहुल गांधी की छवि खराब करी। इसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए लगे और पिछले 10 साल में तो हमारे टैक्स पेयर के पैसे लगे। आपने जो हम टैक्स पे करते हैं उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। आपने ऑपोजिशन की आवाज़ दबाई, आपने हर इंस्टीट्यूशन को कब्जा किया, कैप्चर किया। तो आप जो विचारधारा बोल रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा है कि जनता के साथ खड़े रहें, गरीबों के साथ खड़े रहें, न्याय और हक की बात बराबरी का करें। तो ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जो ये डिवीजन ऑफ क्या बोलते हैं, जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, उनका ये मतलब नहीं था कि सबकी गिनती करो और फिर बांट दो बराबर। ये नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो एक तरीके से समझना चाहिए कि भाई कौन से लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, कौन से लोग हैं बस जो कमाते जा रहे हैं। तो एक तरीके से बराबरी का हिस्सा, बराबरी का हक मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दे, नौकरी में अपॉर्चुनिटी दे। औरतें जो हैं, जो घर में बैठती हैं, जिनको उनका पूरा हक नहीं मिलता है, उनको अपलिफ्ट करे। तो इस तरह की हिस्सेदारी की बात चल रही थी। तो कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की साथ साथ हर वर्ग के लोगों की जो बात करी, न्याय की बात करी, और वही कांग्रेस की विचारधारा है। आज अगर हमारी पार्टी आती भी है तो ये ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग या एक तरीके के लोगों के लिए ही काम करेगी, सबके लिए बराबरी का काम करना चाहती है। तो देखिए, न्याय और हक की बात कांग्रेस हमेशा करेगी और आपके हक के लिए आपकी आवाज, जनता की आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का काम और विपक्ष को मुंह तोड़ सवाल से उनसे जवाब मांगने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार धर्म जात पात की राजनीति नहीं, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ी और परिणाम आप सभी के सामने है। इस बार
बार बीजेपी को समर्थन किस तरीके से मिला और कांग्रेस के लिए परिवर्तन किस तरीके से हुआ, वो आपने और पूरे देश ने देखा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी जो अभी फिलहाल जीत तो नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन हाँ, जीत के आंकड़े से पीछे भी नहीं रही और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करने का वादा राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस कर रहा है। आखिर ये वादे कितने और पूरे होते हैं और कांग्रेस की परिस्थिति बढ़ते वक्त के साथ और बदलते दौर के साथ आखिर और कितनी बेहतर होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल जीत के बाद एनडीए की सरकार बेशक से बन जाए, लेकिन लोगों का दिल कांग्रेस ने तो जीत लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।